अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। आज एक बड़ा फैसला जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। लॉकडाउन को ईज ऑफ करना शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, कमर्शियल सेक्टर्स हैं, वो खुलना शुरू हो गए हैं। बाजारों में कुछ हद तक, जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, गहमा गहमी शुरू हो गई है। सड़कों पे कुछ हद तक जो है वो ट्रैफिक नजर आना शुरू हो गया है। यानी के नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता लग ये रहा है कि मामूलात जिंदगी जो हैं वो एक वापसी की तरफ उनका जो सफर है वो शुरू हो चुका है। मगर बड़ा सवाल यही है कि ये जो फैसला हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या इससे सूरत हाल जो है वो मजीद खराब तो नहीं हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें हो, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ये फैसला किया गया, उसमें हुकूमत सिंध जो है उसको कुछ कुछ शुबात थे, लेकिन उन्होंने भी ये फैसला किया कि वो जो ये एक कौमी फैसला है इसमें वो हिस्सा डालेंगे, इसलिए तमाम तर सूबों ने इस पे इतफाक किया। मगर उसके बाद हमें ये आवाजें आना शुरू हो गई कि शायद कुछ कुछ सूबे जो हैं उनमें से कुछ लोग हैं, उनको कुछ खदशात हैं कि अगर फौरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर अगर लॉकडाउन को ईज ऑफ कर दिया गया तो मामला जो हैं वो खराब हो सकते हैं। पंजाब से भी हमने कल कुछ इस तरह की आवाजें सुनी, सिंध से भी सुनी। वजीर आला सिंध ने भी इस हवाले से आज बातचीत किया। अब मामला कुछ यूं है नाजरीन के हुकूमत, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो कहती है कि लोग खुद ख्याल करें, एहतियात करें, एसओपीज को फॉलो करें। लेकिन अगर लोग नहीं करते तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है। और उससे भी जो बड़ा सवाल है, जिसको मैं आज अपने मेहमानों के सामने रखूंगा नाज़रीन, वो ये है कि आज के फैसले के बाद, यानी आज जो जिस पे जो बाकायदा तौर पर जो एक प्रैक्टिकल उसकी इंप्लीमेंटेशन का सिलसिला शुरू हो गया है, हमें कैसे मालूम होगा और कब मालूम होगा कि ये फैसला दुरुस्त था लॉकडाउन को ईज ऑफ करने का। ये कैसे मालूम होगा? ये वो सवाल है जो मैं आज अपने मेहमानों के सामने रखूंगा, ताकि हमें अंदाजा हो कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम की जो खासियत है नाज़रीन, वो ये है कि जिन तीन मेहमानों को मैंने आज दावत दी है उनका अभी मैं आपसे तारुफ कराता हूं। ये तीनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से उनकी उनकी बहुत बहुत हद तक एक्सपर्टीज डेवलप उन्होंने की है पिछले कई हफ्तों में। और मेरे तीनों मेहमान जो हैं वो इस वक्त कोरोना के हवाले से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसकी बड़ी इन डेप्थ उनको अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या है, हो क्या रहा है, और मामला किस तरफ जा रहे हैं, उस हवाले से भी इनकी जो मालूमात हैं, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, वो शायद पाकिस्तान में कम ही लोग ऐसे हों इस वक्त जिनकी इतनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो। मैं तारुफ कराता हूँ, मेरे पहले मेहमान है जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और केपी में तमाम तर जो कोरोना के हवाले से जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो जो एक स्ट्रगल है, जो 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 एक जद्दोजहद सूबा कर रहा है कोरोना के हवाले से, उसको तैमूर सलीम झगड़ा साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो शुरू शुरू दिन से मामलात इनकी गिरफ्त में है। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। और मुसद्दिक मलिक साहब भी जो हैं वो भी जिस दिन से कोरोना वायरस जो है वो मंजर आम पे आया है और खासतौर पर पाकिस्तान में आया है, तो उसको बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और उसको बड़ी डीपली स्टडी भी कर रहे हैं। और कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे तीसरे मेहमान सेनेटर सईद गनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सिंध के वजीर तालीम है, खुद भी सर्वाइवर है, उनको कोरोना वायरस और उसके बाद जो है वो उन्होंने रिकवर किया, लेकिन अपनी गवर्नमेंट का जो एफर्ट है उसमें उनका बड़ा ही मेजर रोल है। ये तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, साथ रहेगा। अगली ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सैयद गनी साहब और मुसद्दिक मलिक साहब। अगर मैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से शुरू करूं, झगड़ा साहब, ये जो फैसला हुआ और आज तमाम तर मुल्क में जो है वो यही देखने में आ रहा है कि ईजिंग ऑफ शुरू हो गई है, लेकिन सिंध में आज यानी कि रिकॉर्ड नंबर्स हमें देखने में आए हैं, जो जो स्पाइक हुई है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी फौरी इंडिकेशंस ये आ रही हैं कि इन्फेक्शन की स्प्रेड जो है, जो जो जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा तेज हो रही है? देखिए, थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल जवाब होगा।
हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सी इस पे इमोशनल गुफ्तगू भी हो रही है और बहुत सी रैशनल गुफ्तगू भी हो रही है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज आपने अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि इस पे हम थोड़ी डीप जाएं, सही गुफ्तगू करें। देखिए, हमारी सिचुएशन थोड़ी सी फर्क है। 8 हफ्ते तकरीबन इन सम वे और द अदर हमारा लॉकडाउन जो है वो ओवरऑल रहा है। तमाम सूबों ने कोशिश की है। शुरू में थोड़ी सी बहस भी ज्यादा हुई, बाद में कम से कम जो है इन प्रैक्टिस जो है सारे सूबे एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे थे। 8 हफ्ते बाद भी जो है वो केसेस का इंक्रीज होना या अमवात का इंक्रीज होना रुका नहीं। अब जो हम्म, सवाल है वो ये है, बिल्कुल जो एट द हार्ट ऑफ दिस डिसीजन, वो ये है कि आया ये लॉकडाउन इनडेफिनिट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर इनडेफिनिट होता है तो फिर भी आप वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं और गारंटी कर सकते हैं कि से 3 4 6 हफ्ते के बाद आप इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फिर भी ये एक पॉसिबिलिटी रहती है। हम्म, अगर हमें लगता है कि ये दोनों चीजें हम ना कर सकें, और साथ में एक और चीज, और इसमें मेरे ख्याल से जो केसेस का डेटा है वो ज्यादा मानीखेज नहीं है, क्योंकि तमाम सूबों की टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। जो हम्म, डेटा मानीखेज है वो ये है कि जिस रफ्तार से डेथ्स की इंक्रीज बढ़ी है, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जो बाकी दुनिया में है। तो इसको मैं कैलकुलेट रिस्क ही कहूंगा। कुछ ममालिक ने लिया है, इस हम्म, लिहाज से लिया गया है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो ऐसी है जिसमें आपको ये देखना है कि जो ट्रेड ऑफ है, जो तकलीफ है, ये डिसीजन ना लेके भी आया वो हम्म। ज्यादा है से या नहीं, इसमें भी दो राय हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि मालिक में बाकी क्या मसला राय डेथ की क्योंकि दुनिया में बेसिस पे हाँ, शायद ये डिसीजन जो है वो लिया गया कि लेट्स सी, देखते हैं ठीक थोड़े है, से देखते हैं। नेक्स्ट फेज। हाँ, हाँ, अगर इसे सब ये काम करें, लोगों से तावन ले, तो हो सकता है कि वी गेट ऑफ लाइटली, ओके। इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर ये नहीं, जो वी इंडिकेटर ऑलवेज है, हैव द हाँ, चांस। बिल्कुल। ये हम कैसे जज करेंगे? आई थिंक ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। यहीं पे मैं अगर सईद गनी साहब को इन्वॉल्व करूं कि कराची में, सिंध में उन्होंने मामलात जो है वो देखे कि किस तरीके से दीगर जहाँ मुल्क में जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा था, उसमें सिंध में ज्यादा फर्मली उसको उसको रखा गया, ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको रखा गया। हालांकि फिर भी जो जिस तरह भी वो लॉकडाउन था वो फिर भी डाइल्यूटेड था, और उसमें उस तरीके से डिसिप्लिन किस्म की लॉकडाउन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल दूसरे सूबों से ज्यादा था। सईद गनी साहब, ये जो फैसला हुआ है, इससे अब अगर हमने ये गेज करना है कि फैसला दुरुस्त है या नहीं है, तो हमें तकरीबन 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि इससे मामलात कंट्रोल में है या एकदम कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं। तो ये कितना अरसा आपके ख्याल में लगेगा, और वो कौन से की इंडिकेटर्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? देखिए फिर एक तो जो पहले आपने कहा ना कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी ज़ाहिर एक वजह तो ये है कि हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है। हाँ। हमारे पास कल भी जो थे वो 5,500 के करीब टेस्ट हुए हैं, उससे एक दिन पहले भी 5,500 से ज़ायद हुए थे। तो उसमें नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिव केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं, और आज जो सीएम साहब ने फिगर्स बताई हैं, उसमें ज़्यादा आने की वजह ये है, और जो खतरनाक बात भी है, हम्म, कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा इलाका है पीर जोगोट, वहाँ पर 250 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं, और जो टेस्ट किए गए थे वो तकरीबन कोई 350 साढ़े 300 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 250 के करीब लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है कि वहाँ शायद जो जो अभी तक की इत्तलात हैं, अब मजीद उसमें हम तहकीक करेंगे, कि एक खातून थी पहले जो शायद किसी और शहर से आई, और वो उससे पॉजिटिव हुई, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और डेथ के बाद जो उनकी नमाज जनाजा हुई, और उसके बाद से ये वायरस में बहुत ज्यादा फैल गया, उनकी फैमिली में भी और लोगों में भी। हम्म, अब ये जो 250 सिर्फ एक छोटे से इलाके से अगर निकल आते हैं 300-350 टेस्ट करने के बाद, तो हम्म, ये अल्लाह न करे, लेकिन ये इम्कान है कि ये सूरत हाल और इलाकों में भी हो सकती है, और जब जब हम टेस्ट बढ़ाएंगे तो ये नंबर शायद आपके इसी तरह आपको इंक्रीज होते हुए नजर आए। अच्छा, अब ये जो फैसला किया गया कि कुछ हम नरमी करें और कुछ कारोबार की इजाजत दें, ये हम्म,
मैं समझ सकता हूँ कि ज़ाहिर है कि इतना अरसा हो गया है, लोगों का बिज़नेस बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लोग परेशान हैं और प्रेशर हम्म, डेफ़िनेटली हुकूमतों के ऊपर है। हम्म, लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला है जिस पर मैं समझता हूँ कि वक़्त के आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें कितना उसका नुकसान होता है और नुकसान होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मैं नहीं समझता कोई इससे डिसएग्री करेगा और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, उसको अगर आप सामने रखें तो ये लग रहा है कि उसकी वजह से शायद केसेज़ में इज़ाफ़ा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है कि हम्म, हम लॉकडाउन का ऐलान तो हमने किया हुआ है, लॉकडाउन तो है, लेकिन हम्म, प्रैक्टिकली शायद उस तरह से हम लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, जिस तरह शायद होना चाहिए, जिस तरह हमने सोच के किया था। तो स्लोली और ग्रेजुअली जाकर उसका जो असर था वो भी कम हुआ है। तो अब ये एक डिसीजन है, अल्लाह करे कि हम जब ये करें तो लोग ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, जो हाँ, बदकिस्मती से हमें पिछले दिनों में नज़र नहीं आया, नहीं, वो ज़िम्मेदारी का हाँ, मुज़ाहरा करें और उसका जो स्प्रेड है, वो इतनी तेज़ी से ना हो जिससे हम इसको देख रहे हैं। तो ये अच्छा मुसद बहरहाल जी। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, देखिए अब ये सूरत हाल क्लियर हो रही है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो बात कर रहे हैं, जाहिर बात है उनकी पार्टी की, उनकी उनकी फेडरल गवर्नमेंट की पोजीशन है जिसके नतीजे में ये नरमी आई है। और जाहिर बात है वही कह, उनकी बात में ये वजन है कि लॉकडाउन बहुत अरसे तक हम सस्टेन नहीं कर सकते। सईद गनी साहब और उनकी जमात, उन्होंने परसिस्ट किया है लॉकडाउन पे जितना कर सकते थे, लेकिन उनकी जमात भी अब ये मान रही है, नेचुरल सी बात है, कि इतने अरसे तक हम बंद नहीं रख सकते, हमारे पास अब ऑप्शंस नहीं है। जो केसेस हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो तो बढ़ने ही हैं, सब ये कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि हमारा कर्व फ्लैट होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ी सी एनॉमली है वो ये है कि पाकिस्तान ने जब लॉकडाउन किया तो हमारे यहाँ 18 से 20 लोग डायग्नोज हो रहे थे, और जब लॉकडाउन नर्म किया, यानी जब लगाया तो 20 हो रहे थे, जब नर्म किया तो 600 हो रहे थे, और जो उसकी तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। आज भी आपने कहा रिकॉर्ड है, परसों भी रिकॉर्ड था। तो अगर आप ये देखें तो बड़ी अजीब वक्त के ऊपर पाकिस्तान जो है वो लॉकडाउन कर रहा है। और जिस मुल्क ने भी लॉकडाउन किया है 3, 4, 5 हफ्ते उनकी तादाद बढ़ती चली गई है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चीन ने जो लॉकडाउन किया वो 830 मरीजों के ऊपर किया, और उनका प्लेटो आया 80,000 मरीजों के ऊपर। मगर वो हाँ, एक मौसर लॉकडाउन था कि 80,000 के बाद जब कमर टूटी तो वो तकरीबन 0 तक आ गया। तो ये एक मौसर लॉकडाउन है और हर मुल्क इसी को फॉलो कर रहा है। तो झगड़ा साहब की जो दूसरी बात है उसका मैं एक शेर की शक्ल में आपके सामने जवाब पेश करता हूँ कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और जीत से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। भाई ये जो लॉकडाउन हमने लगाया ये लॉकडाउन थोड़ी था। पहले 2 हफ्ते जो लॉकडाउन पाकिस्तान ने किया है वो एक मौसर लॉकडाउन था, जिसकी वजह से आपका जो बढ़ने की रफ्तार थी वो कुछ कम हुई। लेकिन लेकिन ये अब तो ये पिछले हो गया 3 ना मुसद्दिक मलिक साहब, अब तो जी ये उन्होंने उठा, तो अब तो ये एकेडमिक डिबेट रह गई। अब देखना ये है। नहीं देखिए, नहीं सुनिए, एकेडमिक क्यों नहीं है ये एकेडमिक इस वजह से नहीं है कि अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, देखिए पाकिस्तान अब 24-26 हज़ार तक पहुंच चुका है। मैंने आपको बताया कि 830 मरीजों पे लगाई चाइना ने ब्रेक, 3700 के ऊपर लगाई बरतानिया ने ब्रेक, 8 से 9 हज़ार के दरमियान लगाई ब्रेक स्पेन ने और इटली ने, और आपने स्पेन इटली का हाल देखा उसके बाद क्या हुआ। हम ब्रेक से पैडल से पैर उठा रहे हैं 26,000 पे, तो आप अंदाजा कीजिए कि ये कहां तक जा सकता है। झगड़ा साहब, ये जो पॉसिबिलिटी है, जो जो सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब जिक्र कर रहे हैं, कि अभी तक जो जो भी हमें, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, कि अभी तक जो हमें कंफर्ट है हमारी हुकूमतों को, खुसूसन फेडरल गवर्नमेंट को, वो ये कि जो हमारा डेथ रेट है वो कंट्रोल में है, यानी वो हजारों में या टेंस ऑफ थाउजेंड्स में नहीं गया, इसलिए शायद उस हवाले से परेशानी की बात नहीं। मगर ये जो एक लाइकलीहुड है कि हम डेथ रेट को सही रिपोर्ट नहीं कर रहे। पूरे पाकिस्तान में, जैसे सईद गनी साहब ने भी कहा कि जब टेस्टिंग ज्यादा होगी, केसेस ज्यादा निकलेंगे, जब केसेस ज्यादा निकलेंगे आपकी डेथ रेट इंपैक्ट होगी, रियलिटी ऑन द ग्राउंड नहीं इंपैक्ट होगी। और इसमें हर सूबे के टेस्टिंग रेट्स भी फर्क है, उनकी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी भी फर्क है, थोड़े बहुत उनके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में भी फर्क है। तो डेथ रेट की जो बहस है, जो बार बार अगर वो बहस गलत तरीके से होती है तो वो सिस्टम्स पे गलत प्रेशर डालती है। तो इसमें मेरे ख्याल में एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ कंपैरिजन करना शायद फुली जायज नहीं है। टू सम एक्सटेंट तो ऑफ कोर्स देखना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज है, असली चीज है, वो ये नहीं कि एक सूबे में क्या है दूसरी सूबे में क्या नहीं है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुसद्दिक मलिक साहब का
इन्होंने जो है वो तारीफ की, आप कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंटली और स्ट्रिक्टली रिपोर्ट करें कि हमें खुद सही सिचुएशन मालूम हो, हमें खुद मालूम होगी तो हम डिसीजंस ले सकेंगे। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि वो डेथ रेट जैसे भी रिपोर्टिंग हो रही हो कि वो किस शरह से इंक्रीज कर रही है, और वो जबकि जिन ममालिक का जिक्र मुसद्दिक साहब ने भी किया, वहां पे दिनों में वो डबल नहीं हुई बल्कि 1-2 हफ्तों में 10-20 डेथ्स पर डे से वो हजारों में चली गई। और यहाँ पे जबकि हम सब मानते हैं कि हमारे लॉकडाउन्स परफेक्ट नहीं हुए, तो हमारी डेथ रेट्स जो है वो मार्च से अभी तक जो है 0 से 50 पे गई। और अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में भी ये हाल है। जो बात मुसद्दिक साहब ने की, वो सवाल मेरे जहन में भी आता है। फैसला आपने कलेक्टिव करना होता है, और जब फैसला आपने करना होता है उसके बहुत से पहलू देखने होते हैं। तो जो चीज क्रिटिकल होगी वो ये होगी कि आया ये डेथ रेट की शरह, बेशक जो जिस तरह से भी मेजर करे, वो किस रेट से इंक्रीज करती होगा। अब अगर ये फैसला जो है वो सही इंप्लीमेंट नहीं होता, नुकसान मुल्क को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से बंद करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है हमारी एनर्जी इस फैसले को सक्सेसफुल करने में होनी चाहिए, चाहे हम इसके साथ अग्री करते हो या नहीं। मैं नहीं चाह सकता कि कराची में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और तरीके से हो ताकि मैं बेहतर लगूं। कराची इज एज मच ऑफ पाकिस्तान एज पेशावर इज, एज इस्लामाबाद इज। तो एट दिस पॉइंट यही जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन पे हम जी। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। ब्रेक में ले लूं, जरा वापस आते हैं, डिस्कशन यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मामला असल में यही है कि हम किस तरीके से गेज कर पाएंगे। हम डेटा को देख रहे हैं, हम ग्राफ को देख रहे हैं, हम ग्राफ का जो कर्व है हम उसको देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि डेथ रेट जो है वो किस रेट पर इंक्रीज कर रहा है। तो अगले 2 हफ्ते में अगर हमने क्लोजली इसको मॉनिटर करना है ताकि हमें अंदाजा हो कि मामला ठीक है या हमें कुछ रिवर्स करने की जरूरत है, तो वो की इंडिकेटर्स क्या हैं उस पे, और उनको उसके साथ साथ हमारी हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो कहां तक ओवरवेल्म हो रही हैं। ये 2 की चीजें जिन्हें देखना होगा, लेकिन इनको मेजर कैसे करें, इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सईद गनी साहब, अभी आप बात सुन रहे थे, तैमूर झगड़ा साहब जो बात कर रहे हैं, एक तो डेथ रेट का मामला है, दूसरा ये है कि ये इन्फेक्शन का जो आप जिक्र कर रहे थे, आज सीएम साहब ने भी जिक्र किया है, इन्फेक्शन तो बढ़ने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है, सूबाई हो या फेडरल हो, जो ये कहे कि इन्फेक्शन रुकने जा रहे हैं। सवाल मेरा ये है सईद गनी साहब कि जब आप अपने डेटा को देखते हैं तो आप अगले चंद दिनों में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ईद तक कैसे फैसला करेंगे कि जो अमवात का जो रेट है, जो कि होनी है बदकिस्मती से, अमवात का जो रेट है वो वही है जो लॉकडाउन नर्म करने से पहले था, या एकदम उसमें एक स्पाइक आ रहा है जिससे ये एहसास हो कि नरमी के बाद मामलात गड़बड़ हुए हैं। ये हम डेटा से पता लगा सकते हैं? जी, पता लग जाएगा फहद भाई। देखें, अभी जो नंबर है डेथ्स का वो हमारे आपके सबके सामने है, लेकिन जब नरमी होती है, जब बिजनेस शुरू होते हैं, जब लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे। अब अल्लाह ना करे कि उसमें डेथ रेट बढ़ जाए, लेकिन अगर वो इंक्रीज करती है तो आपके पास डेटा उस वक्त का भी होगा जब रिलेटिवली थोड़ा सा लॉकडाउन था, और उस वक्त का भी होगा जब रिलेटिवली लॉकडाउन ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म हो गया होगा। तो आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर हम एक मरतबा कुछ इसमें रिलैक्सेशन दे भी देते हैं और खुदा ना करे कल को हालात खराब होते हैं, तो फिर हमारे पास फिर कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय इसके कि हम बहुत स्ट्रिक्ट कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर खुदा न खास्ता चीजें हाथ से निकलती हैं तो आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा फिर। लेकिन वो हम कैसे तयन करेंगे कि चीजें हाथ से निकल गई हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो उसका तरीकेकार ये है कि आपके पास जितनी हेल्थ फैसिलिटीज में गुंजाइश हैं, जब वो आप एग्जॉस्ट कर जाएंगे तो डेफिनेटली हर सूबा, हर जो शहर है वो उससे डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, और वो एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें शायद सबसे ज्यादा परेशानी हुकूमतों के लिए होगी, डॉक्टर्स के लिए होगी कि उसको कैसे हैंडल करें। और दूसरा, जो नंबर ऑफ डेथ्स आपके अगर खुदा ना खास्ता बढ़ जाते हैं और कोई उसमें बहुत अचानक से इंक्रीज होता है, इवन मैं ये भी कहूँ कि अगर अल्लाह करे डेथ्स ना बढ़े, लेकिन नंबर ऑफ केसेस अगर बड़ी तेजी से बढ़ते हैं
तब भी आपको शायद बहुत सारे डिसीजंस को रिव्यू करना पड़ेगा। तो मुसद्दिक मलिक साहब, ये अगर एकदम ये चीजें स्पाइक करती हैं, जिस तरह जो आपका आर्गुमेंट रहा है कि जब हमने देखा है दीगर ममालिक में, तो हमें क्लियरली एक ट्रेंड नजर आया है और फिर वो पीक आई है। हमारी अभी पीक नहीं आई है और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो पीक कब आएगी। लेकिन इस वक्त जो एक मौकफ जो जो हुकूमती मौकफ है वो ये है कि हमारी जो पीक है वो बड़ी स्लोली आ रही है, और क्योंकि वो शार्प नहीं है, एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा इन्फेक्शंस में या डेथ्स में, तो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो उनसे कोप कर रही हैं और हम उसको इम्प्रूव भी करते जा रहे हैं। तो अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटीज ओवरवेल्म नहीं होती और हम इस मामलात को हम संभालते जाते हैं जब तक पीक नहीं आती, तो फिर तो मामलात कंट्रोल में होंगे। देखिए, 3 पहलू हैं जिन पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा। पहला पहलू ये है कि आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे पास ग्राफ नहीं है और मेरे गुमान में नहीं रहा, वरना मैं ग्राफ ज़रूर लेकर आता। इस वक्त पाकिस्तान में अमवात जो हैं वो डबल हो रही हैं 7 से 10 दिन में। तो अब हमारी 600 साढ़े 600 अमवात, यानी कल तक 600 कुछ थी, आज पता नहीं कितनी है, मान लेते हैं 600 हैं। इसका मतलब है कि 7 से 10 दिन में ये 1200 हो जाएंगी, क्योंकि 3 डे मूविंग एवरेज या 5 डे मूविंग एवरेज पे यही हो रहा है। इसका मतलब है कि उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ये 2400 हो जाएंगी। उसका मतलब है कि उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ये 5000 हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कितनी अमवात जो हैं वो काफ़ी हैं इस ब्रेक को लगाने के लिए। ये तो एक अहम पहलू है कि आपके पास ऑलरेडी डेटा है जो आपको बता रहा है कि आपकी अमवात डबल हो रही हैं, मुसलसल डबल हो रही हैं तकरीबन 7 से 10 दिन। तो एक तो ये एक अहम डेटा है जिसके ज़रिए आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपको क्या नज़र आएगा। दूसरा, एक अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मान लेते हैं ये पिछले जो हमने 3 हफ्ते नर्म लॉकडाउन किया है सख्त लॉकडाउन के बाद, इसका क्या इम्पैक्ट आया है, क्योंकि पाकिस्तान में नर्म लॉकडाउन था और भारत में सख्त लॉकडाउन था। तो स्टैटिस्टिकली कंट्रोल पॉपुलेशन को करने के बाद, यानी ये मान लिया जाए कि भारत की हमारे ही जितनी पॉपुलेशन है और ये भी मान लिया जाए कि भारत की जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी ही तरह की है कि 85% लोग जो हैं वो 50 साल से कम उम्र हैं, तो पाकिस्तान में 160 इजाफी अमवात हुई हैं जिनकी और बज़ाहिर कोई और वजह नहीं नज़र आती माँ सिवाय इसके कि हमारा लॉकडाउन नर्म था और उनका लॉकडाउन सख्त था। तो हमारी अगर कुल 600 अमवात हुई हैं और उसमें से 160 इजाफी अमवात हैं डेमोग्राफी को कंट्रोल करने के बाद, तो ये एक बड़ी अहम बात है कि नर्म लॉकडाउन करने से हमें नुकसान हुआ है 160 जिंदगियों का। ये दूसरा पहलू है जो मैं आपको जी। तीसरी जो आखिरी बात मैं करूंगा, मेरा ब्रेक का वक्त हो रहा है मुसद्दिक साहब, मैं ब्रेक ले लूं, लेट मी कम बैक, वापस आते हैं। तो ये जो मामलात हैं कि एक हमारे पास एक फर्म इंडिकेटर आ गया है जो मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे हैं कि दुगनी हो रही है, हमें पता है कितने अरसे में अमवात जो है दुगनी हो रही हैं, और जो मुश्किल सवाल है वो ये कि वो कितनी डेथ रेट होगी, कहां तक अमवात होंगी जिसके बाद हम ये कहेंगे कि मामला हमारे हाथ से निकल गए। बड़ा मुश्किल सवाल है, इस पे हम नंबर तो नहीं डाल सकते, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो हमारे जहन में होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब से इसी हवाले से बात करूंगा। बता अजीम, वेलकम बैक। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपके लिए मुसद्दिक मलिक साहब ने तारीफ तो आपकी की और बड़ी अच्छी की और बिल्कुल सही कही, लेकिन सवाल भी आपके लिए मुश्किल छोड़ जाते हैं। ये जो बात कर रहे थे कि जो एक हमारी डबलिंग हो रही है अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। 636 अभी हम बात हैं, मैंने अभी चेक किया है ब्रेक में, यानी कि एक हफ्ते में अगर वो 1200 होती हैं और फिर एक हफ्ते बाद 2400 होती हैं और फिर 5000 होती हैं, और हमें नहीं मालूम कि पीक कब हिट कर रही है। तो यानी इन नंबर को सामने रखते हुए ये बड़ा फैसला तो झगड़ा करना पड़ेगा कि वो कौन सा नंबर है जिस पे हम कहेंगे कि नहीं, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें वापस लॉकडाउन करना है। इसको हम किस तरीके से ग्रैपल करें? जी फाद, मेरे ख्याल में नंबर नहीं है, मेरे ख्याल में वो कैपेसिटी है कि हम किस वक्त पे जो है हमारा सिस्टम जो हर रोज हो रहा है, जितनी अमवात हर रोज हो रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं 2-3 बातें कहूंगा जरूर, बिकॉज अगर देखें जो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं, और मैं आज बड़ा खुश हूं कि आज किसी ने इस प्रोग्राम में कम से कम पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी देख रहा है शायद उनकी नॉलेज में कुछ इजाफा हो, कुछ शायद सारे मुल्क को फायदा हो। देखिए 2-3 चीजें जो मैं कहना चाह रहा हूं,
हमेशा आपने फैसलों में कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ता है, कोई ना कोई प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जो मुसद्दिक साहब कह रहे हैं अगर वो ठीक हो फिर तो ये सही कह रहे होंगे कि ये फैसला गलत होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसे ना हो। 2-3 मिसाल मैं देता हूं। वुहान में जब हमारे स्टूडेंट स्ट्रैंडेड थे और उन्हें वापस आना था, तमाम मुल्क ने तनकीद की कि इनको नहीं छोड़ा, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बाद में सही फैसला साबित हुआ। आज जो ट्रेड ऑफ्स की मैं बात कर रहा हूं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं वो ये कि हमेशा आप इस फैसले में एक से ज्यादा चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। आज हमारी मीटिंग हुई जिसमें सारे हेल्थ मिनिस्टर्स थे, जिसमें डॉक्टर अजरा पेचुओ ने बहुत जबरदस्त एक ट्रेड ऑफ की मिसाल दी वेंटिलेटर्स की। बात ये हो रही थी कि वेंटिलेटर्स कितने अवेलेबल हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए, और उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं देखना कि एक वेंटिलेटर जो है वो सिर्फ कोविड के पेशेंट के लिए अवेलेबल है या नहीं। अगर कोविड में हमें लगता है कि पेशेंट के बचने का कम चांस हो और किसी और डिजीज में ज्यादा चांस हो, तो हमें वेंटिलेटर वो नॉन कोविड पेशेंट को देना पड़ेगा। इसी तरह जब हमने ये फैसले करने होंगे, हमने ये देखना पड़ेगा कि नुकसान कौन से फैसले से ज्यादा हो रहा है और कौन से फैसले से मिनिमाइज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम इसी तरीके से अभी पोलियो पे भी दोबारा फोकस कर रहे हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन पे भी दोबारा फोकस कर रहे हैं, बाकी हेल्थ केयर कैपेसिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये समझें कि साल में बार बार पीक्स आएंगी, साल में बार बार जो है वो चढ़ना पड़ेगा, अगर हम कमर भी तोड़ दें तब भी वो डेथ ज्यादा होंगी। जर्मनी की मिसाल ले लें जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, वहां भी अमवात हजारों में, लेकिन कहीं मैनेज कर। ये जो तमाम तरह जो आप बातें कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट है, कहीं हम खामोशी से हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को एम्ब्रेस तो नहीं कर रहे? नहीं जी, मेरा ये नहीं ख्याल हर्ड इम्यूनिटी के मतलब अगेन ये एक थियोरेटिकल डिस्कशन है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर हम देखें फिलहाल जो यहाँ पे हो रहा है, और कुछ साइंटिस्ट्स ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हो सकता है कि ऐसे फैक्टर्स हैं, और मैं बिल्कुल पब्लिक को नहीं कहूंगा कि इस फैक्टर्स पे छोड़े। जो असली फैक्टर हमें बचाएगा वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी और पब्लिक की कंप्लायंस जब भी लॉकडाउन खुले। लेकिन ये जरूर हो सकता है अभी 8 हफ्तों का डेटा देख के कि शायद कुछ ऐसे फैक्टर्स हो, शायद उनमें गर्मी, अल्ट्रावायलेट लाइट, कुछ ना कुछ, अल्लाह करे। साथ एक फैक्टर ये भी रखते हैं कि अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और अपनी 200% कोशिश भी करनी चाहिए कि अगर ये फैक्टर्स थोड़ी सी मदद करें, हमारी तकलीफ कम हो, and we get out of this with less trouble than we can। ये जो हर्ड इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि जाहिर बात है किसी ने किस लफ्ज का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक फैसला हमारी हुकूमत की तरफ से ये हो रहा है कि जी होना तो है, ये हम कुछ नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि इस इन्फेक्शन को फैलने दो और लोगों को इम्यून होने दो? ये कहीं आपको खदशा तो नहीं हो रहा कि ये थिंकिंग जो है ये अब हावी हो रही है? यही है वो रास्ता जो तकरीबन चूज हो चुका है। हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बगैर कहे उसको हर्ड इम्यूनिटी जा रहे हैं। मुझे तो ये बज़ाहिर लग रहा है कि फ़ैसला, और मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे मैंने कई मरतबा सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये किस किस्म का ट्रेड ऑफ है, हम क्यों ये कर रहे हैं। हमारे जो चीज़ हक में जाएगी वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है। हमारी तकरीबन 85% पॉपुलेशन जो है वो 50 साल से कम है। उनके अंदर अमवात की शरह जो है वो तकरीबन 0.3 है, यानी आधे फीसद से भी कम है। तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन बहरहाल कम है। लेकिन जो 50% से ज़्यादा लोग हैं, जिनमें 10 से 14%, 20% तक भी ये जा सकती है, वो भी तकरीबन 4 करोड़ हैं। तो आप 4 करोड़ का 10% लगा लें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो इस वक्त हम पॉलिसी चला रहे हैं उसका नुकसान हमें कहाँ तक लेकर जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम उसको आखिर में खुदा की एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, इस बीमारी होने में और मौत के दरमियान में, या बीमारी के फैलने और लॉकडाउन होने के दरमियान में गेस्टेशन पीरियड है 3 हफ्ते का। जब आपकी क्रिटिकल केयर कैपेसिटी 60 से 70% तक पहुंच जाए, तो उस दिन इनको दोबारा से लॉकडाउन हतमी तौर पे लगा देना चाहिए, क्योंकि जब ये 100% पे पहुंचेगी। जी, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम एक स्टेज पे इसमें, और बड़े गौर से देखना है कि जो फैसला हुआ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी नाज़रीन।
इसी को मैं इंशाल्लाह कल भी फॉलो करूंगा। आज के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।